और नेशनल इनकम में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए हम यहाँ पे समझेंगे चार कॉन्सेप्ट है। एक तो हम डोमेस्टिक, क्या होता है डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल, ये क्या होता है ये समझेंगे। उसके अलावा हम समझेंगे ग्रॉस वैल्यू क्या होती है और नेट वैल्यू का क्या मतलब होता है, ग्रॉस वर्सेस नेट। उसके बाद हम समझेंगे फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस समझेंगे। और फिर हम समझेंगे करंट प्राइस का मतलब क्या है, करंट प्राइस क्या होता है और कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा न्यूज में कि जीडीपी इतना है या फिर नेशनल इनकम इतना है। जीडीपी को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, ग्रोथ रेट क्या चल रही है ना। तो देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है ये समझने के लिए नेशनल इनकम चैप्टर हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो हम ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं हम पहले ये समझेंगे। ठीक है, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल पहला जो है हम शुरू करते हैं डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल से। अब डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम समझेंगे जीएनपी का मतलब क्या है। देखिए डोमेस्टिक में हम समझेंगे जीडीपी का मतलब क्या है, नेशनल में हम समझेंगे जीएनपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ समझेंगे जीडीपी जीएनपी क्या है। ग्रॉस वर्सेस नेट में हम समझेंगे जीडी इसमें हम समझेंगे कि जीडीपी और एनडीपी इसमें फर्क क्या है। हम यहाँ पर समझेंगे जीएनपी और एनएनपी इसमें फर्क क्या है। तो हमें यहाँ पे समझना क्या है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीएनपी का क्या मतलब है, जीडीपी जीएनपी और इसी का नेट वैल्यू जो है एनडीपी और एनएनपी, ये चार कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, इतना समझ आ रहा है हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमें यहाँ पे समझना है जीडीपी जीएनपी का मतलब क्या है, उसके अलावा एनडीपी एनएनपी का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है, करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे। फिर उसके बाद हम जो है जीडीपी से रिलेटेड नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, हम वो टर्म्स डिस्कस करेंगे कि उसका मतलब क्या, उन टर्म्स का मतलब क्या होता है। और फिर हम समझेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो आपको इतना समझ आया कि हमें यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है, जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी ये सब क्या है वो समझेंगे, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस। और हम समझेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स कौन कौन से होते हैं। इतना क्लियर है आपको। यस मिस। देखिए तो पहला टर्म हम यहाँ पे समझेंगे डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल जो मैंने आपको बताया जीडीपी और जीएनपी। तो पहला टर्म है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है वो समझिए। देखिए जीडीपी का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब कि एक साल में, जीडीपी मतलब कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में देश में कितने रुपयों का गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, जीडीपी का मतलब क्या है कि एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने रुपयों का गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल चेयर बन रही है, टेबल बन रहा है, कबर्ड बन रहा है, ये सब क्या है, गुड्स है। तो गुड्स का प्रोडक्शन होता है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में।
उसके अलावा सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोचिंग है, ये क्या है, सर्विस है। हॉस्पिटल है, ये क्या है, हॉस्पिटल में सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ना। हम सैलून जाते हैं, वहां पर क्या है, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में टोटल कितने रुपयों का गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसी को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल यानी 31 अप्रैल टू 31 मार्च होता है हमारा एक फाइनेंशियल ईयर। तो मैंने कहा एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने रुपयों का प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का। अब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारा जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, क्या सिर्फ उतना ही डोमेस्टिक टेरिटरी होता है क्या? क्या सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे? तो नहीं। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या क्या होता है, हमारी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है इंडिया की, है ना, ये वाली जो ज्योग्राफिकल इंडिया की ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ये तो है ही है, ठीक है, ये तो है ही है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी? तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, जैसे मान लीजिए इंडिया की कोई एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी कहीं बाहर लोकेटेड है, किसी दूसरी कंट्री में लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल यूएस में हमारी एम्बेसी है ना, तो वहां पर भी तो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। हमारी एम्बेसी जो कि बाहर लोकेटेड है, वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो वहां पर जितने रुपयों की भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, वो जो है हमारे जीडीपी में इंक्लूड होगा। जो भी हमारी एम्बेसी बाहर लोकेटेड है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। मैं आपको समझा रही हूँ कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ये तो है ही है ना। उसके अलावा और क्या क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी? तो बाहर हमारी जो एम्बेसीज लोकेटेड है, जो इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। हमारा बाहर कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, कोई मान लीजिए कि कोई आर्मी का बेस है या फिर कोई नेवल बेस है, वो भी हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी है। सपोज करिए कि एक आर्मी बेस है, सपोज करिए ताजिकिस्तान में लोकेटेड है, तो वो एरिया जहां पर हमारी एम्बेसी लोकेटेड है, वो एरिया भी हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, यानी हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है ये, प्लस बाहर कोई एम्बेसी लोकेटेड है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। उसके अलावा बाहर हमारा कोई मिलिट्री बेस है, तो वो भी क्या है, हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो टेरिटोरियल वाटर होता है, मान लीजिए कि ये अगर इंडिया है, ये अगर इंडिया है, तो यहाँ पर जो वाटर है, ये जो वाटर है, यहाँ से अगर हम आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक जाए, 200 नॉटिकल माइल्स तक जाए, तो यहाँ तक ये, इसे हम कहते हैं EEZ, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी इंडिया की ही टेरिटरी है। तो इंडिया की टेरिटरी ये तो है ही है, मैं आपको बता रही हूँ डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब। तो ये तो है ही है, जो ये लोकेशन है, ये तो है ही है ज्योग्राफिकल बाउंड्री। उसके अलावा जब हम वाटर में आगे आगे जब हम 200 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं, जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, तो ये भी क्या है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है, ठीक है। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझ आया क्या क्या है आपको? डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो, उसके अलावा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। उसके अलावा मान लो बाहर हमारा कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, हमारा कोई एम्बेसी है, वो भी क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। तो इतना समझ आया डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? इज इट यस मिस। क्लियर? तो यस देखिए मैं मिस। आपको बता रही हूँ कि जीडीपी का मतलब क्या होता है।
तो जीडीपी का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी रुपयों का गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसी को हम कहेंगे क्या, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फाइनेंशियल ईयर यानी क्या, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितना भी रुपयों का प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, मान लीजिए 200 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हुआ है ना। हमारे देश में तो कितनी सारी गुड्स प्रोड्यूस की जाती है, कितनी सारी सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है। तो जितने भी रुपयों का गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उनकी फाइनल वैल्यू क्या है। तो सपोज मैंने कहा कि कितनी है, सपोज करिए कि 200 लाख रुपए, 200 लाख करोड़ रुपयों का प्रोडक्शन हुआ है हमारे देश में, ठीक। ये मतलब है, इसे हम कहेंगे जीडीपी। तो जीडीपी समझ आया, इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। समझ आया, फाइनल गुड्स और सर्विसेज। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की है, मैंने यहाँ पर क्या कहा कि देश में कितने रुपयों का प्रोडक्शन हुआ है। तो देखिए, देश में क्या सिर्फ इंडियंस रहते हैं, हमारे देश में क्या सिर्फ इंडियंस रहते हैं, फॉरेनर्स भी तो रहते हैं ना। यहाँ पर तो फॉरेनर्स भी रहते हैं, फॉरेन यहाँ पर जो है बाहर की कंपनीज यहाँ पर लोकेटेड होंगी, तो देश में वो लोग भी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। सिर्फ इंडियंस तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे गुड्स और सर्विसेज, फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पर है, वो लोग भी यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, है ना। तो जीडीपी मतलब, ये जीडीपी मतलब क्या, देश में कितने रुपयों का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है ये पता करना है। ये इस बात से मतलब नहीं है कि वो गुड्स और सर्विस किसने प्रोड्यूस किया है, फॉरेनर ने प्रोड्यूस किया है या इंडियन ने प्रोड्यूस किया है, इससे मतलब नहीं है। क्या मतलब है हमें कि देश में कितने रुपयों का प्रोडक्शन हुआ, है ना। तो देश में तो इंडियंस भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, तो सब लोगों ने मिलाकर कितने रुपयों का फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसी को हम कहेंगे जीडीपी। समझ आया। तो जीडीपी क्या है, देश में कितने रुपयों का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है। इट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन वन फाइनेंशियल ईयर। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। उसके अलावा और क्या होगा, कोई एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड या फिर कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है बाहर, वो है ना। हमारी जो एम्बेसीज बाहर लोकेटेड है वो भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना। सपोज मान लीजिए यूएस में हमारी एम्बेसी है, अब वहां के लोग को सपोज इंडिया आना है तो वो कहाँ जाएंगे, उस एम्बेसी में जाएंगे, है ना। वहां से सपोज वीजा लेना है उन्हें इंडिया का, तो वो एम्बेसी भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, वो भी तो वहां पे जो है इनकम जनरेट करेगी ना। तो वो पैसा भी कहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, हमारी जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, और जीडीपी का मतलब ही यही होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी रुपयों का प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे जीडीपी में इंक्लूड होगा। सिमिलरली मान लीजिए कि इंडिया में कोई यूएस की कोई जो है यूएस एम्बेसी है इंडिया में, अगर तो यूएस एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, नहीं। वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। यूएस एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया इज नॉट आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है वो, यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अब यहाँ पर वो जो भी सर्विस वो प्रोड्यूस करेंगे, है ना, वो जो भी इनकम जनरेट करेंगे, क्या वो हमारे जीडीपी में आएगा, नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है ही नहीं, यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसका मतलब कि वहां से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो पैसा कहाँ पर इंक्लूड होगा,
यूएस की जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस मिस। ठीक है, तो देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, एम्बेसीज कॉन्सुलेट लोकेटेड अब्रॉड, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड अब्रॉड, उसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि कहां तक होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक। टेरिटोरियल वाटर, यहां से अगर हम देखेंगे तो अगर हमारे यहाँ से अगर हम 12 नॉटिकल माइल्स तक आगे आते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स तक, तो उसे हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। और अगर 200 नॉटिकल माइल्स तक आगे आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये भी हमारी टेरिटरी है। यहाँ पर भी जो भी इनकम प्रोड्यूस होगी, है ना, यहाँ पे फिशिंग की जाती है, रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो भी जितने भी रुपयों का प्रोडक्शन होगा वो भी किसकी जीडीपी में आएगा, इंडिया की जीडीपी में आएगा। समझ आया? तो जीडीपी में हमें ये फर्क ही नहीं पड़ता कि वो इंडियन के द्वारा कमाया गया पैसा है या फिर फॉरेनर्स द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीडीपी। तो अब देखिए, अगर हम डेटा की बात करें तो आप अगर सवाल करोगे कि इंडिया का जीडीपी कितना है, यानी इंडिया में एक साल में कितने रुपयों का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है या हुआ है, तो अगर हम बात करें, सपोज करिए 2019-20 में, 20-21 में, 21-22 में, सपोज करिए कि 2021-22 में जीडीपी कितना है, 236.6 लाख करोड़। ठीक है, तो 236 लाख करोड़ रुपया जो है वो इंडिया का जीडीपी है। जीडीपी है यानी क्या है, यानी एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में देश में कितने रुपयों का प्रोडक्शन हुआ है, 236 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अब मान लो अगर हमें इसको कंपेयर करना है दूसरे देशों के साथ, कि देखो इंडिया में तो 236 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, यूएस में कितने रुपए का हुआ है ना, कनाडा में कितने रुपए का हुआ है, यूके में कितने का हुआ है, जर्मनी में कितने का हुआ है। क्यों कंपेयर करना है हमें दूसरे के देश की जीडीपी के साथ, ताकि हमें पता चले ना कि हम कितने आगे हैं या हम कितने पीछे हैं। ठीक है, हमारी इकोनॉमी कहाँ पे क्या चल रही है, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। लेकिन हमारा जीडीपी तो ये तो रुपीस में है ना, और उनका जीडीपी तो डॉलर में है। सपोज अगर हम यूएस के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो यूएस का जीडीपी तो डॉलर में है, तो हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे रुपये को डॉलर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जीडीपी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सके, आसानी से कंपेयर कर सके, है ना। तो हमने क्या किया, हमने हमारे जीडीपी को किस में कन्वर्ट कर लिया, डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, ताकि हम दूसरे देशों की जीडीपी के साथ कंपेयर कर पाए। तो हमें पता चला कि 2021-22 में हमारा जीडीपी 236 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन डॉलर में कितना था, 3.17 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, कितना डॉलर, 3.17 ट्रिलियन डॉलर। इसको हमने क्या किया है, डॉलर में कंपेयर कर लिया, डॉलर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, 2021-22 में। तो अब अगर हम बात करें तो 2021 में अगर हम यूएस की जीडीपी की बात करें, ये तो हमारी जीडीपी है ना डॉलर में, 3.17 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन अगर हम यूएस की जीडीपी देखें तो उसी साल में यूएस जीडीपी कितनी है, 23.32 ट्रिलियन डॉलर। समझ आ रहा है आप सबको? एम आई क्लियर? यस मिस। यस मिस। हम क्या देख रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में 236 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हुआ है। हमें तो यूएस के साथ में कंपेयर करना था, और उस कंपैरिजन के लिए हमने क्या किया, उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, तो पता चला हमारा जीडीपी 3.17 ट्रिलियन डॉलर है। अब हमने यूएस का जीडीपी देखा उसी साल का, तो हमें पता चला अच्छा यूएस का जीडीपी तो 23.32 ट्रिलियन डॉलर है। अब कंपेयर करिए, इंडिया का जीडीपी कितना, 3.17 ट्रिलियन डॉलर, यूएस का जीडीपी कितना, 23.32 ट्रिलियन डॉलर। है काफी फर्क, है ना, काफी फर्क है। तो अब अगर कोई कहे कि इंडिया का जीडीपी तो इतना कम है, 3.17 ट्रिलियन डॉलर है,
और यूएस का जीडीपी देखिए कितना ज्यादा है, $23.32 ट्रिलियन है ना। इसका मतलब कि हम तो यूएस से बहुत ज्यादा पीछे हैं, हम तो यूएस से बहुत ज्यादा पीछे हैं। लेकिन कंपैरिजन इस तरह से कंपैरिजन करने अच्छा के लिए हमें, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, हमारी हिंदी वगैरह में मतलब वो करते हैं इसके प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Stava meglio il gioco delle anche giusto. Samir, please mute yourself. Ahmed, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? इज स्क्रीन विजिबल? इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, miss. ठीक है, तो देखिए, तो मैं आपको बता रही थी कि 2021-22 में इंडिया का जीडीपी इतना है, हमने कंपैरिजन के लिए उसे डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, $3.17 आ गया। हमने उसी साल का यूएस का जीडीपी देखा तो वो तो $23.32 ट्रिलियन है। तो अब हमें लग रहा है कि हमारा जीडीपी यूएस के जीडीपी से कितना कम है, यानी हम जो है बहुत ज्यादा पीछे हैं यूएस से, है ना। देखने में तो यही लग रहा है, लेकिन कंपैरिजन करने से पहले, ऐसा सोचने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, जिसे हम कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। तो इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। अब देखिए, अगर आपको इंडिया में कॉफी पीनी है और आपको यूएस में कॉफी पीनी है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूएस में कॉफी पीनी है तो आपको $1 में यूएस में मिल गई, और वही कॉफी अगर आप इंडिया में लेते हैं तो इंडिया में आपको 20 रुपए की मिल गई। तो सपोज एक डॉलर अभी चल रहा है 86 रुपीज के आसपास, तो वो एक कॉफी लेने के लिए आपको यूएस में कितना रुपया देना पड़ा? 86 रुपीज, यानी कि $1, है ना। तो एक कॉफी लेने के लिए यूएस में 86 रुपीज देने पड़े, और वही एक कॉफी लेने के लिए इंडिया में कितना रुपया देना पड़ा? 20 रुपया देना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में 20 रुपया इज इक्विवेलेंट टू 86 रुपीज इन यूएस। क्यों? क्योंकि जो 86 रुपया जो खरीद पा रहा है वहां पर, वही चीज इंडिया में कितने रुपए में खरीदी जा रही है? 20 रुपए में। यानी 20 रुपए की परचेसिंग पावर बराबर है किसके? 86 रुपीज के परचेसिंग पावर के। इतना क्लियर है ना। यानी कि 20 रुपए का परचेसिंग पावर और 86 रुपीज यानी कि $1 का परचेसिंग पावर क्या है? बराबर है। तो अगर इंडिया में कोई 20 रुपया कमा रहा है और यूएस में अगर कोई 86 रुपीज कमा रहा है, तो वो क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की परचेसिंग पावर क्या है? सेम है। दोनों की परचेसिंग पावर क्या है? एक कॉफी है ना। तो इसे हम कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो अब देखिए, तो अगर हम बात करें तो इंडिया का जीडीपी कितना है? $3.17 ट्रिलियन 2021 में, और वही 2021 में उसका जीडीपी कितना है? यूएस का जीडीपी कितना है? $23.32 ट्रिलियन। तो अब अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें किससे करना चाहिए? परचेसिंग पावर पैरिटी से हमें कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अगर परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया का जो रेट चल रहा है, देखो अगर हम लोग एक्सचेंज रेट की बात करें तो आजकल एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है? 86 के आसपास चल रहा है ना। $1 कितने का? 86 रुपीज के आसपास चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करें तो परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अभी क्या रेट चल रहा है? $1 20.381 रुपीज। यानी कि यूएस में आप जो $1 का सामान खरीद पाओगे, वही इंडिया में आपको कितने रुपए का मिलेगा?
20.381 रुपीज का मिलेगा। $1 यानी 86 रुपीज है ना अभी एक्सचेंज रेट के हिसाब से। तो आप वहां पे 86 रुपीज का जो सामान खरीदोगे इंडिया में कितने रुपए का मिल जाएगा? 20 रुपए का मिल जाएगा। तो ये परचेसिंग पावर पैरिटी है ना। 20 रुपया इज इक्विवेलेंट टू 86 रुपीज। तो हमें जो है परचेसिंग पावर के हिसाब से जो है वो कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने कन्वर्ट किया था ये तो हमने जो एक्सचेंज रेट है, जो मार्केट का एक्सचेंज रेट है उस हिसाब से कन्वर्ट किया था। तो हमें इससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि किससे कंपेयर करना चाहिए अपने आप को? परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, है ना। तो जब हम हमारी जीडीपी को परचेसिंग पावर पैरिटी यानी कितना अभी चल रहा है? 20 रुपया। ठीक है, तो हमारा जीडीपी जो मैंने बोला कि सपोज 203 लाख करोड़ है, तो हम इसे अगर डॉलर में कन्वर्ट करना चाहे तो हमें मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से नहीं, बल्कि किससे? परचेसिंग पावर पैरिटी जो कि 20 रुपीज है, इससे डिवाइड करके फिर इसे डॉलर में कन्वर्ट करना चाहिए। तो जब हमने इस तरह से निकाला डॉलर में, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट किया, तो कितना आ गया? 11.52 ट्रिलियन डॉलर। समझ आया ये? तो हमारा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कितना हो गया 2021 का? 11.52 ट्रिलियन डॉलर। और यूएस का कितना था? 23.32 ट्रिलियन डॉलर। समझ आया? Yes, miss. ठीक है, तो परचेसिंग पावर पैरिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला जो जीडीपी था जो 236 लाख करोड़ रुपया, इसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। इसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब ये नॉमिनल क्या होता है आगे समझ आएगा। हमने इसे क्या किया? डॉलर में कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया? ताकि हम इसको आसानी से दूसरे कंट्रीज की जीडीपी के साथ हम कंपेयर कर पाए। हमें कंपैरिजन क्यों करना है? ताकि हमें ये पता चले कि हम कितना आगे है या कितना पीछे है ना। जब ये पता चलेगा तो हम जो है एफर्ट्स ले पाएंगे अच्छा करने की और ज्यादा बेहतर करने की। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया ट्रिलियन डॉलर का। अब हमने यूएस का देखा कि यूएस का तो 23.32 ट्रिलियन डॉलर है। ये देखकर हमें लगा कि हम बहुत पीछे हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि ये वाला जो हमने कन्वर्ट किया था डॉलर में, ये हमने किस हिसाब से किया था? जो मार्केट में एक्सचेंज रेट चल रहा है उस हिसाब से कन्वर्ट किया था। लेकिन हमें अगर सही में कंपेयर करना है तो हमें क्या करना चाहिए? परचेसिंग पावर के साथ में कंपेयर करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले परचेसिंग पावर का मतलब क्या होता है वो समझाया। और जब परचेसिंग पावर के हिसाब से अगर हम अभी का रेट देखें तो वो क्या चल रहा है? 20 रुपीज। लेकिन अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट देखें तो अभी क्या चल रहा है? $1 कितने का? 86 रुपीज के आसपास चल रहा है। लेकिन परचेसिंग पावर के हिसाब से $1 कितना चल रहा है? 20 रुपए के आसपास चल रहा है। यानी $1 का हम जो वहां पे सामान खरीद पाएंगे यूएस में, हम 20 रुपए में वही सामान इंडिया में खरीद पाएंगे। ठीक है, तो हमने परचेसिंग पावर के हिसाब से जब ये कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि हमारा जीडीपी 11.52 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं इंडिया के रैंक की, कि इंडिया जो है किस रैंक पर आता है वर्ल्ड में। ठीक है, तो इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ग्लोबली। इट इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, किसमें? नॉमिनल जीडीपी में जो है हम 5th नंबर पर आते हैं। लेकिन अगर मैं परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करूं तो परचेसिंग पावर पैरिटी में हम वर्ल्ड में कितने नंबर पर आते हैं? 3rd नंबर पर आते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी में पहले नंबर पर कौन है? यूएस। सेकंड पे नॉमिनल के टर्म्स में हम कितने नंबर पर आते हैं? 5th नंबर पर। तो पहले पे यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी और फिर उसके बाद आता है इंडिया। लेकिन अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो पहले पे कौन है? चाइना, यूएस, और 3rd पे कौन आता है? इंडिया। तो इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, but in terms of nominal GDP, India is 5th largest economy after US, China, Japan, and Germany. Is it clear? Yes, miss.
अब नेक्स्ट देखिए, तो इंडिया में ये जो जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी को जो कैलकुलेट किया जाता है, ये कौन करता है? एनएसओ। आगे हम इसको, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कौन करता है? एनएसओ। अब देखिए, इसे जो है क्वार्टरली भी कैलकुलेट किया जाता है और जीडीपी को एनुअली भी कैलकुलेट किया जाता है। एक फाइनेंशियल ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, अप्रैल टू मार्च, ठीक है। तो मैंने कहा जीडीपी क्वार्टरली और एनुअली कैलकुलेट किया जाता है। तो क्वार्टरली यानी हर 3 महीने पर, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, ठीक है। तो ये हो गया क्वार्टरली। तो ये 3 महीनों का क्वार्टर 1, ये 3 महीनों का क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। तो हर क्वार्टर का भी जीडीपी आता है और फिर बाद में इन सबको कंबाइन करके क्या आता है? एनुअल जीडीपी भी कैलकुलेट किया जाता है। इतना क्लियर है सबको जीडीपी का मतलब क्या होता है? तो हमने अब तक ये पढ़ा कि जीडीपी क्या है। तो जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ all the final goods and services that is produced within domestic territory in one financial year, ठीक है। यानी क्या? एक साल में देश में कितने रुपयों का प्रोडक्शन हुआ, कितने रुपयों का गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, किसने किया? इंडियंस ने किया या फॉरेनर्स ने किया, इससे हमें मतलब नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, उसके अलावा हमारा कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो बाहर है, वहां से अगर कोई पैसा कमाया जा रहा है तो वो भी हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा। हमारा कोई एम्बेसी है, वहां पे पैसा कमाया जा रहा है, वो भी हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा। हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहां पर अगर पैसा कमाया जा रहा है, वहां पे, तो उसका भी जो है हमारी ही जीडीपी में इंक्लूड होगा। लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर कोई फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड है, वहां पर जो पैसा कमाया जा रहा है वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज यूएस एम्बेसी, दैट इज पार्ट ऑफ यूएस डोमेस्टिक टेरिटरी, or whatever income is generated there, that will be counted under US GDP, not India's GDP. फिर उसके बाद हमने समझा परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या है, मैंने बताया इंडिया का रैंक क्या है, और जीडीपी कैलकुलेशन क्वार्टरली भी होता है और एनुअली भी। अब अगर आपको जीडीपी क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं जीएनपी की तरफ। जीएनपी का मतलब क्या होता है, हम ये समझते हैं व्हाट इज जीडीपी। अब देखिए व्हाट इज जीएनपी। तो जीडीपी में तो मैंने आपको ये बताया, जीडीपी में मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया में कितने रुपयों का प्रोडक्शन हुआ, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने रुपयों का प्रोडक्शन हुआ, अभी मैंने आपको ये बताया। यहाँ पर इंडियंस भी थे और कौन थे? फॉरेनर्स भी थे, ठीक है। तो हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा था किसने कमाया, किसने प्रोड्यूस किया। यहाँ पर सिर्फ इतना था, देश में कितने रुपयों का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, उसकी फाइनल वैल्यू क्या है, सबको प्लस कर दो और आ गया था जीडीपी। लेकिन जीएनपी, इसका क्या मतलब है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब है कि देश के लोगों द्वारा, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया है तो इंडियंस ने कितने रुपयों का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, ठीक है, उसकी फाइनल वैल्यू क्या है। समझ आ रहा है? जीडीपी में क्या था, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने रुपयों का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ एक साल में, चाहे इंडियंस ने किया हो या फॉरेनर्स ने। लेकिन जीएनपी में क्या है, इंडियंस ने कितने रुपयों का प्रोडक्शन किया, है ना। देश के नेशनल्स ने, नॉर्मल रेसिडेंट्स ने कितने रुपयों का प्रोडक्शन किया एक साल में गुड्स और सर्विसेज का, वो बताना है ना। तो यहाँ पे हमें फॉरेनर्स ने कितने रुपयों का प्रोड्यूस किया ये नहीं जानना, सिर्फ इतना जानना है कि एक साल में देश के लोगों ने कितना रुपयों का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया है। तो इसका क्या डेफिनेशन होगा? इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ all the goods and services that is produced by nationals of a country, by nationals of the country.
इसका डेफिनेशन क्या था जीडीपी का? इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन जीएनपी का क्या होगा? इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ all goods and services that is produced by nationals of the country। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सिर्फ इतना जानना है कि देश के लोगों ने कितने रुपयों का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडियंस ने कितने रुपयों का प्रोड्यूस किया है। तो देखिए इंडियंस जो है इंडिया में भी रहते हैं प्लस फॉरेन में भी तो इंडियन रहते हैं ना, है ना, अलग अलग देशों में भी तो इंडियंस है ना। तो हमें क्या करना है, हमारे देश में कितने रुपयों का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया इंडियंस ने, प्लस हमारे इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं उन्होंने कितने रुपयों का, है ना, हमारी कंपनीज बाहर भी है, हमारे लोग बाहर भी है, उन लोगों ने कितने रुपयों का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया, हमें वो जानना है। ठीक है, तो देखिए जीडीपी में हमने क्या किया था, जीडीपी में हमने क्या किया था, इंडियंस ने प्लस जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर है, कोई फॉरेन कंपनी है, उन्होंने कितने रुपयों का प्रोड्यूस किया, ये हो गया जीडीपी। लेकिन जीएनपी में हमें क्या करना है, सिर्फ इंडियंस का पता करना है ना कि इंडियंस ने कितने रुपयों का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया है। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जीडीपी में से जीएनपी हम कैसे निकालेंगे, जीडीपी में से क्या माइनस कर देंगे, फॉरेनर्स ने जितने रुपयों का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया है इसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ने कितने रुपयों का प्रोड्यूस किया। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी में से फॉरेनर्स ने जितने रुपयों का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया है उसको माइनस कर देंगे। तो मुझे इससे क्या मिल जाएगा, सिर्फ इंडियंस ने कितने रुपयों का प्रोड्यूस किया है इतना पता चल जाएगा। ठीक है, इंडिया में जो इंडियंस रह रहे हैं उन्होंने जितने रुपयों का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया ये पता चल गया। इसके अलावा जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं उन्होंने कितने रुपयों का प्रोड्यूस किया उसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे ना। तो जो इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं, जो अब्रॉड रह रहे हैं, उन्होंने कितने रुपयों का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसको प्लस कर देंगे। हमने पहले से जीडीपी पता था, जीडीपी काउंट किया था कितना है, तो हमें सिर्फ अभी इंडियंस का काउंट करना है, नेशनल्स हमारे लोगों का काउंट करना है। तो हमने क्या किया, टोटल जो जीडीपी था हमारे पास उसमें से हमने क्या किया, फॉरेनर्स ने जितना हमारे देश में प्रोड्यूस किया है उस वैल्यू को माइनस कर दिया। तो इंडियंस में जो इंडिया में जो इंडियंस रह रहे हैं उन्होंने कितने रुपयों का प्रोड्यूस किया वो पता चल गया हमें। अब हमें क्या करना है, बाहर जो इंडियंस रह रहे हैं उन्होंने कितने रुपयों का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमें क्या मिल गया कि सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ने कितने रुपयों का प्रोडक्शन किया है, हमें ये पता चल गया। और इसी को हम कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी हमारे देश के लोगों ने टोटल, ग्रॉस यानी टोटल, तो हमारे देश के लोगों ने कितने रुपयों का प्रोडक्शन किया है हमें ये पता चल जाएगा, है ना। ग्रॉस मतलब टोटल, नेशनल्स यानी हमारे देश के लोग। ठीक है, तो देश के लोगों ने टोटल कितने रुपयों का प्रोडक्शन किया है उसे हम कहेंगे जीएनपी। तो ये जो नेशनल वैल्यू है, तो नेशनल वैल्यू हमने कैसे निकाली, जीडीपी में से फॉरेनर्स का माइनस करके इंडियंस का प्लस कर दिया। इसे हम कहते हैं, ये दोनों वैल्यू को इसे हम डिनोट करते हैं NFIA से, जिसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये दोनों को हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, समझ आया, इन दोनों को हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हो गया हमारा जीएनपी। तो जीडीपी में से हमने जीएनपी निकाला। जीएनपी कैसे निकाला, तो जीडीपी में क्या प्लस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या, फॉरेन की गुड्स और सर्विसेज को माइनस करना है और इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं उन्होंने कितने रुपयों का प्रोड्यूस किया उसे प्लस करना है ना।
तो जीडीपी क्या था? डोमेस्टिक वैल्यू, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने रुपयों का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ वो था। और जीएनपी क्या है? हमारे नेशनल्स ने, हमारे देश के लोगों ने कितने रुपयों का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया वो है ना। तो ये है नेशनल वैल्यू और ये क्या है? डोमेस्टिक वैल्यू। तो मैंने आपको बोला था कि हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। तो डोमेस्टिक में मैंने आपको क्या समझाया, जीडीपी का मतलब क्या होता है, और नेशनल में मैंने आपको समझाया जीएनपी का मतलब क्या होता है। आई होप कि आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जीडीपी यानी देश में कितने रुपयों का प्रोडक्शन हुआ, what is the final value of all the goods and services that is produced within the domestic territory। फर्क नहीं पड़ता इंडियंस ने किया हो या फिर फॉरेनर्स ने प्रोड्यूस किया हो, ठीक है। लेकिन जीएनपी यानी देश के लोगों ने कितने रुपयों का प्रोड्यूस किया, यहाँ पे फॉरेनर्स को हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं उन्होंने कितना कमाया, कितने रुपयों का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया है, उसे हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं जीएनपी में, ठीक है। इतना क्लियर है? Yes, miss. अब मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है, कोई इंडियन कंपनी, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ फॉर एग्जांपल कि अगर कोई इंडियन कंपनी है और वो जो है यूएस में काम कर रही है, इंडियन कंपनी है यूएस में काम कर रही है, तो क्या वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा? Yes, miss. क्या वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा? नहीं, हमारी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में तो काम नहीं कर रहा ना। जीडीपी में क्या आता है? जीडीपी में वो आता है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा हो। लेकिन वो कंपनी तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं, यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा है ना, तो वो यूएस की जीडीपी में कैलकुलेट होगा। लेकिन हमारे किस में कैलकुलेट होगा? जीएनपी में। समझ आ रहा है कृपा? Yes, miss. है ना। मैंने कहा कि कोई हमारी इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी जो है वो यूएस में काम कर रही है, इसका मतलब यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रही है ना, तो ये कहाँ आ जाएगा? यूएस की जीडीपी में कैलकुलेट होगा। लेकिन हमारे किस में कैलकुलेट होगा? जीएनपी में। हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं ना और गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमारी जीएनपी में इंक्लूड होगा। सपोज करिए कि एक यूएस का एयरक्राफ्ट है, फिर से सवाल सुनिए। सपोज करिए कि एक यूएस का एयरक्राफ्ट है और वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ऑपरेट कर रहा है, तो क्या वो यूएस की जीडीपी में काउंट होगा या इंडिया की जीडीपी में? इंडिया की जीडीपी में। इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जीएनपी में किसके काउंट होगा? यूएस की जीएनपी में काउंट होगा। सिमिलरली अगर इंडियन एयरक्राफ्ट है, इंडियन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग इन यूएस टेरिटरी, तो क्या वो हमारी जीडीपी में कैलकुलेट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ऑपरेट नहीं कर रहा, वो यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी में ऑपरेट कर रहा है। इंडियन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग इन यूएस टेरिटरी, दिस विल बी कैलकुलेटेड इन यूएस जीडीपी एंड इंडियाज जीएनपी। इज इट क्लियर? Yes, miss. It is very important to have the clear idea about the difference between GDP and GNP, ठीक है। तो देखिए जीएनपी क्या है? इट इज द जीएनपी क्या है? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, रिगार्डलेस ऑफ वेयर द प्रोडक्शन अकर। चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो, इंडियंस द्वारा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया हुआ कहाँ पर इंक्लूड होता है? जीएनपी में। मैंने अभी आपको बताया जीएनपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम जीडीपी में से क्या माइनस कर देते हैं? फॉरेनर्स ने जितना अर्न किया है इनकम इंडिया में उसको माइनस कर देंगे, और क्या प्लस कर देंगे? इनकम अर्नड बाय नेशनल्स फ्रॉम अब्रॉड, हमारे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उसे हम प्लस कर देंगे। तो जीएनपी क्या आ गया? कैसे आ जाएगा? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
अब्रॉड। ठीक है, तो ये हो गई नेशनल वैल्यू और ये हो गई क्या, डोमेस्टिक वैल्यू। तो जब भी हमें डोमेस्टिक वैल्यू से जब भी हमें नेशनल वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, नेशनल वैल्यू निकालने के लिए डोमेस्टिक वैल्यू में क्या ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमें मिल जाता है नेट वैल्यू और नेशनल वैल्यू। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब देखिए, अब एक सवाल सुनिए, अगर हमें देश को कंपेयर करना है, देश की इकोनॉमीज को कंपेयर करना है, तो ज्यादा बेटर क्या है, जीडीपी या जीएनपी? ज्यादा बेटर होगा जीडीपी, कि हमें पता चलेगा ना कि देश में कितने रुपयों का प्रोडक्शन हो रहा है ना, कि यूएस में कितने रुपयों का प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया में कितने रुपए का हो रहा है, चाइना में कितने रुपयों का हो रहा है। तो अगर हमें देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को जानना है, देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है ये जानना है, इसे कंपेयर करना है, तो जीडीपी इज बेटर। ठीक है, तो अगर हमें कंपेयर करना है साइज ऑफ वेरियस इकोनॉमीज, तो व्हाट इज बेटर, जीडीपी इज बेटर। लेकिन अगर हमें जानना है कि देश के लोगों का वेलबींग कितना है ना, देश के लोग कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, देश के लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो व्हाट इज बेटर, जीएनपी इज बेटर, है ना। If you have to identify the well-being of the people of the country, well-being of the people of the country, तो क्या बेटर है, जीएनपी इज बेटर। ठीक है, अब देखिए, तो कोई भी वैल्यू बड़ी या छोटी हो सकती है, जीडीपी भी ज्यादा हो सकता है जीएनपी से, या फिर जीएनपी की वैल्यू भी ज्यादा हो सकती है जीडीपी से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दो कॉन्सेप्ट जो है समझ आया होगा, जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है। ठीक है, तो ये थी डोमेस्टिक वैल्यू और ये थी नेशनल वैल्यू। सेकेंड चीज जो हमें समझनी है वो हमें समझना है ग्रॉस वैल्यू में और नेट वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू। जो अभी हमने देखा था, ये क्या देखा था हमने, ग्रॉस वैल्यू देखा था ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हमने ग्रॉस वैल्यू देखी थी, यानी टोटल वैल्यू देखी थी। अब हमें क्या समझना है, अब हमें ग्रॉस से अब हमें नेट वैल्यू समझनी है। ठीक है, तो ये ग्रॉस की जगह हमें नेट वैल्यू समझनी है, बाकी ये वैसे ही रहेगा डीपी। यहाँ पर भी ग्रॉस की जगह हमें क्या समझना है, नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, और ये वैसे ही रहेगा एनपी। तो अब हमें ये दो कॉन्सेप्ट समझने हैं, एनडीपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। ठीक है, तो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये एनडीपी और एनएनपी क्या है, तो नेट वैल्यू ऑफ दिस ग्रॉस वैल्यू। जीडीपी और जीएनपी क्या था, ग्रॉस वैल्यू, टोटल वैल्यू, ग्रॉस यानी टोटल। एनडीपी और एनएनपी क्या है, इट इज द नेट वैल्यू। नेट वैल्यू किसकी, इसी की, जीडीपी और जीएनपी की नेट वैल्यू है एनडीपी एंड एनएनपी। अब हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है एनडीपी। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं एनडीपी का मतलब क्या है। तो अभी जैसे हमने देखा कि जीडीपी, सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल समझिए कि जीडीपी ऑफ द कंट्री, अभी हमने देखा जीडीपी क्या होता है। तो सपोज करिए जीडीपी यानी कि एक साल में देश में सपोज करिए $500 बिलियन का जो है वो प्रोडक्शन हुआ है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कि एग्रीकल्चरल फील्ड है या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर है या फिर सर्विस सेक्टर है ना। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर ने सपोज करिए कि 70 लाख करोड़ रुपए जो है एक साल में प्रोड्यूस किया है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर ने सपोज करिए कि 100 लाख करोड़ रुपयों का प्रोडक्शन किया है। सर्विस सेक्टर यानी कि एजुकेशन सेक्टर है ना, आप जो है कोचिंग ले रहे हो, ये एक सर्विस है। आप जो है हॉस्पिटल में जा रहे हो, वहां पर आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पर आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो मान लीजिए सर्विस सेक्टर ने सपोज करिए कि 100 लाख करोड़ रुपए का सर्विस सेक्टर ने भी प्रोडक्शन किया, तो हम जीडीपी बता देंगे कि हमारे देश में एक साल में
कितना 270 लाख करोड़ रुपए का जो है वो प्रोडक्शन हुआ है। ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें पता चले ना कि हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, तो अब सपोज करिए कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि एनडीपी का मतलब क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। तो सपोज करिए कि जीडीपी है एक कंट्री की 500 बिलियन डॉलर की। ठीक है, अब अगर ये तो हो गई हमारी जीडीपी, यानी कि एक साल में इतने रुपयों का प्रोडक्शन हुआ 500 बिलियन डॉलर का। ठीक है, अब देखो ये जीडीपी है। अब उस कंट्री में सपोज करिए कि इंडिया में इस साल का जो जीडीपी है 500 बिलियन डॉलर का है। अब उस कंट्री में, इंडिया में ही बहुत सारे कैपिटल एसेट्स है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी सपोज करिए कि मशीन्स है। ठीक है, अब सपोज करिए कि वो 1947 से इंडिया में वो सारी मशीन्स है, जो कि इंडिया का एक कैपिटल एसेट है ना, इंडिया का एक कैपिटल एसेट्स है, फॉर एग्जांपल के मशीन है। अब उस मशीन की वैल्यू जो है, सपोज जो 1947 में वो वैल्यू थी इंडस्ट्री में, वो जो मशीन यूज की जा रही है, अब 1947 में जो उसका प्राइस था, क्या वही प्राइस आज भी होगा क्या? सपोज करिए कि एक मशीन की कीमत सपोज करिए कि 50 लाख रुपए थी। अब अगर आज हम देखें 2024 में, तो क्या उस मशीन का प्राइस क्या 50 लाख रुपए ही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू में क्या होगा, डेप्रिसिएशन आएगा। मान लीजिए कि 1947 में इंडिया में जो है वो बहुत सारी मशीनें थी। ठीक है, मशीन्स थी। अब 1947 में इसकी कीमत थी सपोज करिए कि 50 लाख रुपए। लेकिन अगर आज हम 2024 में देखें, तो क्या इन मशीन की कीमत 50 लाख रुपए ही होगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इनमें कुछ तो खराबी आएगी ना, इसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होगी ना, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम होगी। प्लीज गिव मी अ मिनट। तो देखिए, तो मैंने कहा कि 1947 में सपोज करिए कि इतनी सारी मशीन्स थी इंडिया में, इसकी कीमत थी 50 लाख रुपए। अब अगर 2024 में हम इन मशीन्स को देखें, तो क्या इसकी कीमत 50 लाख रुपए ही होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इन मशीन्स में कुछ तो खराबी आई होगी, इसकी वैल्यू जो है वो कम हुई होगी, तो आज जो है इसकी कीमत घट जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। सपोज करिए कि इसकी कीमत जो है 50 लाख से कितनी हो गई, 30 लाख हो गई। 20 लाख रुपया क्या हो गया, डेप्रिसिएशन आ गया, है ना। या फिर ये मशीन जो है वो खराब हो गई, है ना, या इसमें कुछ वेयर एंड टेयर आ गया, या कुछ, है ना। मशीन्स को बनाने के लिए कितना लगा, 20 लाख रुपए लगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा जो जीडीपी था, सपोज करिए, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था बिलियन डॉलर में, लेकिन सपोज करिए कि हमारा जो जीडीपी था वो 200 लाख करोड़ रुपए था, और मैंने कहा कि ये जो मशीन्स जो खराब हुई है ना, जो उसका प्राइस डेप्रिशिएट हो गया है, वो हुआ है 20 लाख करोड़ रुपए का। ठीक, 20 लाख करोड़ रुपए का उसमें जो है डेप्रिसिएशन आ गया, या उसमें जो भी खराबी हुई है उसको बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, या उतना डेप्रिशिएट हो चुका है उसका प्राइस। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपए इस साल का है, ये तो हमें समझ आ रहा है कि इस साल का इतना जीडीपी है, लेकिन हमारे पास जो पुराने एसेट्स हैं, उन एसेट्स की वैल्यू में तो डेप्रिसिएशन आ रहा है ना। उन एसेट्स को बनाने के लिए
20 लाख करोड़ रुपया तो लग रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ग्रॉस वैल्यू है, ये जो जीडीपी है ग्रॉस वैल्यू, हम क्या करेंगे, उस 20 लाख करोड़ रुपए को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि उतना क्या हुआ है, हमारे जो पुराने जो कैपिटल एसेट्स हैं उसमें उतना डेप्रिसिएशन आ रहा है ना। तो हमारा जो नेट जीडीपी होगा, वो नेट जीडीपी कितना होगा, 200 लाख करोड़ रुपए नहीं होगा, बल्कि कितना होगा, हमने अपनी ग्रॉस वैल्यू में से, टोटल वैल्यू में से ये 220 लाख करोड़ रुपया जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसको माइनस कर दिया, तो कितना होगा, 180 लाख करोड़ रुपीस होगा हमारा नेट, है ना। तो जीडीपी की जगह ये क्या हो जाएगा, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आया। एनडीपी का मतलब क्या है, एनडीपी मतलब जितना भी आपके पास ग्रॉस वैल्यू है, यानी 200 लाख करोड़ रुपया जो है आपके पास, ये जो है ग्रॉस वैल्यू, आप इसमें से क्या करेंगे, जितना भी आपके देश में डेप्रिसिएशन हुआ है, जो भी कैपिटल एसेट्स आपके पास है, जितना भी डेप्रिसिएशन हुआ है, आप क्या करिए, उस डेप्रिसिएशन को आप माइनस करिए, है ना। तब जाके वो वैल्यू जो है आपकी क्या बनेगी, नेट वैल्यू बनेगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम जीडीपी में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनडीपी मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और नेट वैल्यू हमें बताती है, अगर हम जीडीपी देखें तो इसमें तो डेप्रिसिएशन, ये जो 200 लाख करोड़ रुपए है, इसमें तो डेप्रिसिएशन वाला पैसा भी इसमें तो इंक्लूडेड था ना। तो इसका मतलब कि जीडीपी हमें ज्यादा दिख रहा था, ये बता रहा था कि आपके देश में ज्यादा रुपयों का प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो 200 लाख करोड़ में से 20 लाख करोड़ रुपया तो हमारे जो पुराने एसेट्स है उनका डेप्रिसिएशन हो गया ना, 20 लाख करोड़ का, तो हम वो क्यों काउंट करें। तो हम क्या करते हैं, उस डेप्रिसिएशन वैल्यू को माइनस करके एक नेट वैल्यू बताते हैं कि देखो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो 180 लाख करोड़ का ही है। समझ आया एनडीपी का मतलब क्या है ना। तो एनडीपी हम कैसे निकालते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू में से क्या माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो एनडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या करेंगे, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ठीक, सिमिलरली एनएनपी हम कैसे निकालेंगे, ये भी तो नेट वैल्यू है ना। किसका नेट वैल्यू है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा था हमने, जीएनपी में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो ग्रॉस का हमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, नेट वैल्यू, एनएनपी, है ना। सिर्फ ग्रॉस का क्या आ जाएगा, नेट वैल्यू आ जाएगा, बाकी ये दोनों वैसे ही रहेगा, एनपी, है ना। तो क्या हो गया, एनएनपी, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज बेटर, ग्रॉस वैल्यू इज बेटर और नेट वैल्यू इज बेटर। ग्रॉस वैल्यू, एग्जांपल जो भी मैंने दिया वो तो बता रहा था कि आपका जीडीपी क्या है, 200 लाख करोड़ रुपए था, है ना। ग्रॉस वैल्यू क्या बता रहा था कि आपका जीडीपी जो है वो 200 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन इसमें तो हमारा डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है ना, हमें उसको माइनस करना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर माइनस नहीं करेंगे तो ये तो एक बड़ा वैल्यू, एक ज्यादा वैल्यू दिख रहा है हमें। तो नेट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो आ गया नेट वैल्यू 180 लाख करोड़। ठीक है, तो ये हो गया जीएनपी। तो अब तक हमने समझा 4 कॉन्सेप्ट, जीडीपी और उसी का नेशनल वैल्यू जीएनपी। ठीक है, उसके अलावा ये जो ग्रॉस थे जीडीपी और जीएनपी, इसका हमने समझा नेट वैल्यू एनएनपी, और जीएनपी का नेट वैल्यू क्या आएगा, सॉरी एनडीपी, और जीएनपी का नेट वैल्यू क्या आ जाएगा, एनएनपी। क्या ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? यस मिस।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब तक क्या समझा, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल वैल्यू, जिसमें हमने पढ़ा जीडीपी, उसके अलावा हमने देखा जीएनपी, फिर नेक्स्ट हमने देखा एनडीपी, फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा एनएनपी। ठीक है, अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है, और करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तब तक आप जो है इसे रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो। आई विल सेंड सम क्वेश्चंस इन द ग्रुप, आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, Yes, miss. ओके, चलिए, Bye, miss. Thank you. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।